लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी द रिएक्शन ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट विथ हैलोजन विथ हाइड्रोजन एंड विथ ऑक्सीजन हमने देख रखी है. नाउ इट्स टर्न टू हैलोजन. नाउ वी हैव टू लर्न द रिएक्शन ऑफ ग्रुप नंबर 16 विद द हैलोजन. हैलोजन के साथ कौन सी रिएक्शन हो सकती है? दैट ऑल रिएक्शन डिपेंड अपॉन द स्टेबल एंड you can say also unstable oxidation state of the particular group 16 element. Okay, as we discussed, group number 60 elements show the different oxidation state like +6 +4 +2. तो उसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट में वेराइटी है, तो सो हमारे पास उसके हैलाइड में भी वेराइटी मिलेगी. सो वी कैन राइट द एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 16 फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड. ओके, लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकती है बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक +2 +4 +6 एक्सेट्रा. द टाइप्स ऑफ EX6 in which the element in +6 form, EX4 in which element is in +4 form and EX2 in which element in +2 form. यहाँ पे E और X को अगर डिस्टिंग्विश करना है तो we can say that E is nothing but the element of group number 16. At the same time X is nothing but the halogen. Okay, so we can write where E is the element of group 16 and X is halogen. Okay, now about the stability. Okay, if we are talking about चलो particular हम ये लिखते हैं EF6. अभी क्या करते हैं हम F के बजाय E इज इक्वल टू कॉमन. यहाँ पे E है वही E, मतलब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, सल्फर है तो सल्फर, उसी की बात करते हैं. यहाँ पे लिखेंगे हम ECl6 देन EBr6 एंड देन EI6. सो वी कैन से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है और ये सबसे कम स्टेबल है बिकॉज ऑफ बॉन्ड लेंथ. ओके, आयोडीन का वॉल्यूम ज़्यादा है इसलिए उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, इजीली वो ब्रेक डाउन हो जाएगी इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन. सो वी कैन राइट the stability of halide decrease in the order of F minus Cl minus Br minus and iodide minus. Iodide minus halide are most unstable compounds. Clear? Because of their volume, because of their bond length. Clear? Now among the hexahalide, जितने भी hexahalide है, whether it is fluoride, chloride, bromide and iodide, उनमें से only hexafluoride EF6 हेक्साफ्लोराइड ओनली आर द स्टेबल हैलाइड. इन सब में से अगर कोई हमको स्टेबल मिलेंगे तो हेक्साफ्लोराइड ही मिलेंगे. आपको एक एग्जांपल अभी स्ट्राइक हो रहा होगा, दैट इज नथिंग बट दिस सल्फर हेक्साफ्लोराइड. ये एग्जांपल हमारे दिमाग में अभी क्यों आ रहा है? बिकॉज आपके टच में है, 11th में आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा है, दैट्स वाई. ओके, ऑल द हेक्साफ्लोराइड आर गैसियस इन नेचर. जितने भी हेक्साफ्लोराइड है ऑल दे आर गैसियस इन नेचर ऑल्दो दे आर नॉट स्टेबल. एक्सेप्शन SF6. SF6 इज स्टेबल. ओके, नाउ दे हैव ऑक्ट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. इफ दे आर SF6, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? The hybridization of SF6 or you can say EX6 is nothing but the sp3d2. and because of sp3d2 आपने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो उसका स्ट्रक्चर ऑक्ट्राहेड्रल ही होगा. क्लियर? ऑक्ट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है. SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टेरिक रीजन. बाकी सभी हैलाइड है वो इतने स्टेबल नहीं है जितना हेक्साफ्लोराइड है बिकॉज ऑफ स्टेरिक रीजंस. ओके, दिस इज अबाउट +6 फॉर्म एलिमेंट विथ हैलाइड EX6 हैलाइड. नाउ इट्स अबाउट EX4 हैलाइड. ओके, व्हाट अबाउट EX4? Similar, fluorine with sulfur SF4, fluorine with selenium SeF4 and fluorine with tellurium TeF4. सर तीनों के तीनों एक जैसे हैं तो तीनों के सभी प्रॉपर्टी एक जैसी होनी चाहिए, बट दे आर क्वाइट डिफर. SF4 इज gaseous state in stage. Okay, at the same time ACF4 is liquid and TeF4 is solid. Okay, तो तीनों की क्या बोलते हैं अब स्टेट कैसी है? अलग अलग है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. ओके,
अभी कॉमन क्या है, ऑल दिस फ्लोराइड SF4, SeF4 and TeF4 have same hybridization, that is sp3d, not sp3d2, that is sp3d hybridization. Okay, and thus they have trigonal bipyramidal structure in which one of the equatorial position is occupied by the lone pair of electron. ओके अपने दोस्तों ऑलरेडी ये तो पूरा कंसेप्ट पढ़ रखा है इन योर VSCPR कंसेप्ट। आपको यहाँ से ऐसे ही मालूम हो गया कि SF6 बाई स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। SF4 अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, उसका हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, तो फिर उसका सेप क्या होना चाहिए, द जियोमेट्री इज ऑल्सो रिगार्डेड एज सीसो जियोमेट्री। क्लियर? तो यहाँ पे ये दोनों में चेंज याद रखना है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड उसकी जियोमेट्री सीसो जियोमेट्री। ओके, लाइक दैट यू कैन सी इफ दिस इज एलिमेंट। अभी उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, देन यहाँ पे फ्लोरीन एंड यहाँ पे फ्लोरीन, ये क्या होगा, दिस इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो इसकी जियोमेट्री अगर आप ठीक से देखो तो ये सीशो जो आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है वही आपको दोस्तों दिखने को मिलेगा। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक से पढ़ना है और आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर करना है। दिस इज अबाउट +6 ऑक्सीडेशन नंबर +6 विथ हैलाइड, दिस इज ऑक्सीडेशन +4 विथ हैलाइड। नाउ इट्स टर्न टू ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ओके, तो जितने भी एलिमेंट है यहाँ पे हमने देखे ज़्यादातर केस में सल्फर के इजीली अवेलेबल है इन कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेलुरियम और एनी अदर एलिमेंट। और यहाँ पे भी हमको मालूम है सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑल एलिमेंट ऑफ द ऑक्सीजन ग्रुप, ओके, ऑल द एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन ग्रुप एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्शन है ऑक्सीजन, फॉर्म डाइक्लोराइड। ऑक्सीजन को यहाँ बात करते हुए बाकी जितने भी एलिमेंट है वो डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड, ये दोनों तरह के हमको हैलाइड मिल सकते हैं। दिस डाइहैलाइड आर फॉर्म बाय द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अभी यहाँ पे दिक्कत होगी सर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी टेट्राहेड्रल इन स्ट्रक्चर। ओके, अभी यहाँ पे जियोमेट्री और स्ट्रक्चर में जरा कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर आप उसकी जियोमेट्री देखोगे तो बेंट मिलेगा आपको, जियोमेट्री विल बी बेंट। क्यों? देखो यहाँ पे हमने अभी स्ट्रक्चर क्या बताया था, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। यू कैन सी दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिड, बट उसकी जियोमेट्री अगर इसको ध्यान में ना लेते हैं तो फिर ये क्या रहेगा, सीशो रहेगा। एट द सेम टाइम इसका स्ट्रक्चर sp3 एज पर एज देयर सेल्स, बट अगर उसके शेप अगर उस बात करते हैं उसके शेप की तो हमको क्या मिलेगा, एस फॉर एग्जाम्पल के साथ ही क्लियर करते हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट HCl2 इट मस्ट बी बेंट, वो बेंट होनी चाहिए बिकॉज ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे +6 कंप्लीट, +4 कंप्लीट, +2 ऑल्सो कंप्लीट। नाउ इट्स टर्न फॉर +1 में क्या होगा, लेकिन उससे पहले क्विक रिवीजन। ज़्यादातर केस में हमको 6, 4 और 2 यही टाइप के हैलाइड मिलेंगे। उसमें से जो जितने भी हैलाइड है उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर, फ्लोराइड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, आयोडाइड सबसे कम स्टेबल है। पर्टिकुलर हेक्सा हैलाइड में हेक्सा फ्लोराइड आर द ओनली स्टेबल। SF6 ही स्टेबल मिलेगी, फ्लोराइड ही हमको ज़्यादातर केस में स्टेबल मिलेंगे। ओके, और ज़्यादातर जितने भी हेक्सा फ्लोराइड है दे आर गैसियस इन नेचर, और गैसियस नेचर में हो गए, दे आर विद ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर द स्टेरिक रीजन, और एक्सेप्शन भी हमको याद रखना है। देन +4 SF4, SeF4 एंड TeF4 उसके स्टेट्स गैस, लिक्विड एंड सॉलिड जो आपको याद रखने हैं। फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3d2 बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दैट स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल बाइपिरामिड, but one of the lone pair of electron is
Okay, one of the lone pair of electron is occupied at equatorial position. Because of that its shape it must be seesaw geometry. उसकी geometry हमको क्या मिलेगी? seesaw मिलेगी. At the same time यहाँ पे हमको bent मिलेगी. That you have to remember. क्लियर? अगर इसमें कोई दिक्कत रह गई है देन आई विल क्लियर यू इन नेक्स्ट लेक्चर. अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम रह गई है तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लियर करेंगे. क्लियर? ओके, नाउ इट्स अबाउट +1. if our element of the group 16 group in +1 form, if they are in +1 form, then तब भी हमको हैलाइड मिलेंगे. मोस्टली दे हैलाइड आर monohalide, but monohalide are dimeric in nature. Okay, if we are talking about HCl, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं Cl minus and H plus. I repeat, Cl minus and H plus. But in the case of HCl, आपको अगर ये स्टोर करना है you can not able to store it. But if you want to store H2Cl2 you can store it. So ये एक्चुअली और कुछ नहीं है लेकिन ट्वाइस ऑफ HCl का डाइमराइजेशन है. क्लियर? सो हमको जितने भी मोनोहेलाइड है वो मोनोहेलाइड ज़्यादातर केस में कौन से फॉर्म में मिलेंगे? दे आर डाइमेरिक इन नेचर. फॉर एग्जांपल SF नहीं मिल सकता लेकिन H2F2 मिल सकता है, H2Cl2 मिल सकता है, H2Br2, Se2Cl2, Sc2Br2. तो आपने अगेन यहाँ पे देखा होगा ऑल दे आर डाइमेरिक इन नेचर. उन सब में क्या कॉमन चीज़ है? द कॉमन थिंग इज ऑल दे आर डाइमेरिक. ओके, द लास्ट क्वेश्चन. अगर यहाँ पे कोई भी डाइमेरिक मोनोहेलाइड हमारे पास है और उसकी अगर हम प्रॉपर कंडीशन में रिएक्शन करते हैं तो डाइमेरिक हेलाइड में से हेलोजन है वो कोई रिएक्शन ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, वो तो अपने आप ही जैसा था वैसा ही रहेगा. लेकिन उसके अगेंस्ट में जो भी रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट की ऐसी रिएक्शन करेगा जिसकी वजह से दैट अनदर रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा. और आपको ये ऑलरेडी मालूम है कि जो कोई एक ही एलिमेंट या फिर एक ही रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस दोनों चीज़ होता है देन वी कैन से दैट रिएक्शन इज डिस्प्रोपोर्शनेशन. यू कैन सी Ac2Cl2, यहाँ पे सेलेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1 है. उसमें से आपको एक प्रोडक्ट मिलेगी ट्वाइस ऑफ Ac2Cl2 SeCl4. In this SeCl4 selenium is in +4 oxidation state. At the same time in pure Ac selenium is 0 oxidation state. So you can say +1 to +4 यहाँ पे क्या हुआ सर? ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी हुई, गेन हुआ. देन दिस इज ऑक्सीडेशन. और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है +1 to 0, दैट इज रिडक्शन. और एक ही रिएक्टेंट में से हमको दोनों रिएक्शन मिल रही है. दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. सो दिस डाइमेरिक हैलाइड आर हैलाइड्स अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एज गिवन बिलो. एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखा है. ओके, सो दोस्तों यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप नंबर 16 खत्म हो रही है, फिनिश हो रही है. लेकिन उसके अगेंस्ट में कुछ क्वेश्चन है हमारे पास. और ये जितने भी क्वेश्चन है जो भी इसका फंडामेंटल हमने जब पढ़ा था तब मैंने आपको हिंट दे ही रखी थी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर ये क्वेश्चन है. ओके, सो ये सभी के आंसर आपके पास है, मेरे को आंसर देना भी नहीं है. यू हैव टू राइट आंसर योर सेल्फ. आपके हिसाब से ये आंसर लिखने हैं इन होमवर्क. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इज लेस एसिडिक देन H2TE देन हाइड्रोजन टेलुराइड. ये दोनों में से हाइड्रोजन सल्फाइड लेस एसिडिक क्यों है? हमने बात की थी ये किस तरह की एसिड है? आरएनएस एसिड. जो जल्दी से H+ रिमूव करेगा उसकी एसिडिक नेचर, उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा. सो इन H2TE यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, सो डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है. आपको बहुत कम एनर्जी वहाँ पे इम्प्लांट करने की टू रिमूव दी H+. सो यहाँ से H+ जल्दी रिमूव हो सकता है बिकॉज ऑफ लो डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्डिंग एंथैल्पी. एट द सेम टाइम यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम है. इफ द बॉन्ड लेंथ इज शॉर्ट देन एनर्जी मस्ट बी बिगर. उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा ही होगी. आपको वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी इम्प्लांट करनी होगी. सो दैट यहाँ पे जितनी जल्दी से H+ रिमूव होता है उससे कहीं ज़्यादा गुना जल्दी से यहाँ पे हो सकता है. सो H2TE इज मोर एसिडिक एंड H2S इज लेस एसिडिक देन
इंटेक्ट क्वेश्चन में 7.13 लिस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ सल्फर। जब हमने अकरेंस की बात की थी वहाँ पे दोस्तों सल्फर, ऑक्सीजन और बाकी के एलिमेंट के अकरेंस के बारे में, सोर्सेज के बारे में भी बात करी थी। सो यू हैव टू राइट द आंसर फ्रॉम देम। देन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स। ओके, सो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड भी हो सकती है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड भी हो सकती है, अभी आपको वेरीफाई करना है। दिस थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, अगर ये थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्राइड की है तो आपको ऊपर से नीचे आने के साथ वहाँ पे क्या होगा, ऊपर से नीचे आने के साथ हाइड्राइड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, जो ऑलरेडी हाइड्राइड में पड़ा है। इफ दे आर हैलाइड्स, तो हैलाइड्स में क्या होगा, वो आपको बाय द कंसेप्ट आज हमने जितना पढ़ा उसके हिसाब से सोचना है और कल उसका आंसर देना है। देन द लास्ट क्वेश्चन, H2O इज इन लिक्विड फॉर्म, एट द सेम टाइम H2S इज इन गैस फॉर्म। व्हाई? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, ये भी जब टॉपिक आया था तब मैंने आपको इंडिकेट किया था दिस विल बी दी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो सकता है। सो you have to write down the answer by yourself. Clear? Okay friends, another question, preparation of dioxygen gas. Okay, हमने जैसे कि हर ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है, पर्टिकुलर उसमें से कोई एलिमेंट के जितने भी इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है उसके बारे में पढ़ा था। इसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन, पहला जो हमको इजीली हमको जो कंटेंट पढ़ना है दैट इज ऑक्सीजन। ओके, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रिपरेशन ऑफ डाईऑक्सीजन गैस, O2 गैस किस तरह से बनाते हैं। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ मेकिंग ऑफ ऑक्सीजन इज देयर। पहला ये मेकिंग हमको लो क्वांटिटी में चाहिए, मतलब हम प्रैक्टिकल लैब में प्रिपरेशन कर रहे हैं, केमिस्ट्री लैब में काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी नीड है कम क्वांटिटी, उसके लिए एक अलग प्रिपरेशन है। हमको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए लेकिन दैट इज़ नॉट अ इंडस्ट्रियल मेकिंग, इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा भी नहीं लेकिन चाहिए, उसके लिए भी एक अलग मेथड है। एंड फाइनली द लास्ट मेथड इज बल्क में बनाना है, एकदम बल्क में, दैट इज इंडस्ट्रियल मेकिंग ऑफ डाईऑक्सीजन। तो तीनों तरह की मेकिंग हमको पढ़ना है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी लेबोरेटरी। ओके, लैब में किस तरह से हम डाईऑक्सीजन बना सकते हैं। यू कैन सी डाईऑक्सीजन ऑब्टेन इन द लेबोरेटरी और प्रैक्टिकल लैब बाय द फॉलोइंग वेज। उसके लिए हमारे पास 3 अलग अलग मेथड है। द फर्स्ट इज बाय हीटिंग, खाली हीट करना है। कौन से कंपाउंड को हीट करना है? ऐसे कंपाउंड को हीट करना है जो एक्चुअल में सॉल्ट है, सॉल्ट विथ ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट्स सच एज क्लोरेट्स, पोटेशियम डाइक्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, सोडियम डाइक्लोरेट, सोडियम क्लोरेट्स XYZ। ओके, नाइट्रेट्स एंड परमैंगनेट्स। ओके, तो क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स एंड परमैंगनेट को अगर आप ठीक से हीट करते हो तो उसका डिकम्पोजिशन होगा एंड यू विल गेट दी डाईऑक्सीजन गैस। ओके, डाईऑक्सीजन गैस। Particular, this given example 2KClO3 potassium chlorate gives in presence of MnO2 catalyst KCl plus dioxygen gas. Okay, particular this given example आपके लिए बहुत बार काम में आने वाला है, ऑक्सीजन की मेकिंग में है। दी नीड ऑफ कैटालिस्ट, अगर यहाँ पे कोई कैटालिस्ट नहीं है फिर भी ये रिएक्शन होगी लेकिन स्लो होगी। और MnO2, जब MnO2 की एज अ कैटालिस्ट उसकी रिएक्टिविटी जब हम पढ़ेंगे तब भी यही एग्जाम्पल हमको याद रखना होगा। सो एग्जाम्पल हमारे लिए दोस्तों थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पोटेशियम क्लोरेट विथ गिवन हीट एंड एट प्रेजेंस ऑफ MnO2 गिव्स 2KCl plus O2 गैस। ओके, एंड अभी और एक एग्जाम्पल है हमारे पास। हम मेटालिक ऑक्साइड, काफ़ी मेटालिक ऑक्साइड है जो रिएक्टिव सीरीज में हमको मिलते हैं, तो उसके ऑक्साइड में से विद द हेल्प ऑफ हीट हम मेटल कई बार बना सकते हैं और उसके साथ में बाय प्रोडक्ट हमको मिलता है डाईऑक्सीजन गैस। तो कहीं ऐसे मेटल की ऑक्साइड भी है जो हायर स्टेज में है, वहाँ से डाईऑक्सीजन गैस तो मिलेगी, साथ में उसके अनदर ऑक्साइड, उसके लोअर ऑक्साइड भी मिलेंगे। यू कैन सी बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन, यहाँ पे खाली हमको हीट ही इम्प्लांट करना है, नथिंग एल्स। ऑफ द ऑक्साइड ऑफ मेटल लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड हायर ऑक्साइड ऑफ सम मेटल। ओके, कुछ मेटल के हायर ऑक्साइड और कुछ के लो ऑक्साइड है। यहाँ पे आप देख सकते हो Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड बाय द हीटिंग gives silver metal. This is the actual reaction.
इन विच यू विल गेट डाईऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। पर पर्टिकुलर यहाँ पे हम डाईऑक्सीजन की मेकिंग पढ़ रहे हैं तो हमको ऑक्सीजन ही मेन प्रोडक्ट बताना है, लेकिन एक्चुअली दिस इज नॉट अ रिएक्शन टू मेकिंग O2, दिस इज द रिएक्शन टू मेकिंग Ag। एट द सेम टाइम HgO, mercuric oxide, by the heating of mercuric oxide you will get mercury and dioxygen gas। अगेन सिमिलर पैटर्न है, लेकिन उसके साथ में दोस्तों मैंने ये भी बताया कि कई बार ऐसा होगा हायर ऑक्साइड में से लोअर ऑक्साइड मिलेगी। विद द हेल्प ऑफ हीट Pb3O4 gives PbO प्लस डाईऑक्सीजन गैस, और दूसरा हमको मिलेगा PbO2 विद द हेल्प ऑफ हीट PbO प्लस O2 गैस। सी, तो इस तरह की रिएक्शन भी हो सकती है। ये दोनों बनावट, दोनों प्रिपरेशन हमने जो यहाँ पे देखी, दैट बोथ प्रिपरेशन आर एट दी लेबोरेटरी। ओके, लेबोरेटरी में हो सकती है। द थर्ड वन, तीसरी मेकिंग जो हम पढ़ने जा रहा है, तीसरी मेकिंग भी आप प्रैक्टिकल लैब में अपने से अप्लाई कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ योर टीचर्स। ओके, अपने से अप्लाई कर सकते हो मीन्स के अपने आप से कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेके उसके रिएक्शन आप नहीं कर सकते, विद दी हेल्प ऑफ परमिशन लेने के बाद। ओके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है, H2O2। स्ट्रेंथ के कहीं एग्जाम्पल भी आपने किए होंगे जहाँ पे आप स्ट्रेंथ काउंट कर रहे होगे। जब आप स्ट्रेंथ काउंट करते होगे तब जो इक्वेशन आपने यूज़ करी थी, द सेम इक्वेशन इज टू मेक डाईऑक्सीजन। Okay, twice of H2O2 decompose into H2O plus O2 gas. Hydrogen peroxide is readily decomposed in the water and dioxygen by the catalyst such as a finely divided metals and manganese dioxide. Okay, फाइनली डिवाइडेड मेटल्स एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये हमको याद रखना है। ट्वाइस ऑफ H2O2 विल गिव्स H2O प्लस O2। अभी ये दो मैकेनिज्म जो हुई, तीनों मैकिंग जो हुई, ये तीनों मैकिंग में हमको जो ऑक्सीजन मिलेगा, दैट ऑक्सीजन विल हैव कंटेन लो क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी कम होगी। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू कैन टेक हेल्प ऑफ एयर। एयर में बहुत सारा ऑक्सीजन है, उसकी हेल्प ले सकते हो, या आप H2O, पानी की मात्रा भी हमारे यहाँ पे पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा है, वो उससे भी हम बना सकते हैं। एक इक्वेशन दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे जहाँ पे हमको देखना है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। विद द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वी कैन गेट H2 गैस एंड O2 गैस एट कैथोड एंड एनोड। तो पूरी रिएक्शन अभी हमको यहाँ पे नहीं लिखनी है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ H2O with the help of electrolysis decomposition you will get twice of H2 gas plus O2 gas. This H2 gas will recover by reduction method, और रिडक्शन हो रहा है इसलिए वो कैथोड पे मिलेगी। एंड दिस ऑक्सीजन रिकवर बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, दैट्स वाई O2 रिकवर्स एट एनोड। ओके, सो ऑन लार्ज स्केल इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर एंड एयर। Electrolysis of water leads to the release of hydrogen at cathode, actually hydrogen gas at cathode, and oxygen gas at anode. The reaction is 2H2O gives twice of H2 gas plus O2 gas. Okay, और मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको हमें पढ़ना है कब, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब ये दोस्तों पूरी रिएक्शन एनोड की पूरी रिएक्शन भी पढ़ेंगे, साथ में कैथोड पे होने वाली पूरी रिएक्शन भी पढ़ेंगे। सो तब तक वेट करना है, बट इतना एग्जाम्पल हमको याद करना है। अभी जो दो मेकिंग हुई, एक कम स्केल में एट द लेबोरेटरी लेवल, और फिर एक दूसरी हुई जहाँ पे मतलब हमको ऑक्सीजन मिलेगा, काफ़ी क्वांटिटी में मिलेगा, लेकिन यहाँ से हमारी नीड ख़त्म नहीं हो रही है, एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए इंडस्ट्रियल लेवल पर। तब क्या करेंगे, तब यही सोर्स हमारे पास रहा जो बेस्ट है, एयर। क्यों एयर बेस्ट सोर्स है सर? वहाँ पे काफ़ी रिच मात्रा में, रिच पॉसिबिलिटी है ऑक्सीजन की। लमसम 21% ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। उसके साथ में द सेकंड गैस इज N2 भी काम में आएगा। तो ये प्रोसेस ऐसी है जहाँ से हम N2 और O2 दोनों को रिकवर करेंगे। अभी और टॉपिक इज मेकिंग ऑफ O2, तो अल्टीमेट यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा मेकिंग ऑफ O2।
लेकिन ये O2 के साथ साथ N2 भी मिलने वाला है। जब मेकिंग ऑफ N2 पढ़ा था तब इसके साथ उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं। ओके, लेकिन प्रॉब्लम है ये सर, एटमॉस्फेयर में जो एयर है, एयर में ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दोनों ही गैस है और कुछ नहीं है। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है और अदर गैसेस भी है, मॉइस्चर भी है। तो पहले क्या करना है, जितना हो सके ज़्यादा क्वांटिटी में तो N2O2 ही है। उसके बाद अगर किसी की क्वांटिटी ज़्यादा है, दैट इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर H2O गैस। तो पहले ये दोनों को ठीक से अलग कर देना है। जब ऐसा कंफर्म हो जाए कि अब मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पे है, दैट इज O2 एंड N2, तब उसको क्या करना है, उसका लिक्विडाइजेशन कर देना है। और ये लिक्विडाइजेशन ऑफ गैस आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है, विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर। अभी जो ये लिक्विड मिक्सचर मिला उसका डिस्टिलेशन करो, दोनों में से जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले इन द गैसियस फॉर्म हमको मिलेगा, और जो सेकंड रहेगा वो लिक्विड फॉर्म में वही उसी कंटेनर में पड़ा मिलेगा। सो दोनों को अलग भी कर सकते हैं और उनका यूज़ भी कर सकते हैं। सो द थर्ड मेकिंग और इंडस्ट्रियल मेकिंग ऑफ द O2 एंड N2 इज द इंडस्ट्रियली ऑक्सीजन obtained from air by first removing carbon dioxide, CO2 and water vapor। मॉइस्चर को और CO2 को पहले निकालना पड़ेगा। Then the remaining gases are liquefied and fractionally distilled to give dinitrogen gas and dioxygen gas। You will get N2 and O2। ठीक है, तो ये भी एक मैकेनिज्म रही, और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है, यहाँ पे काफ़ी बल्क में, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, अभी आप और मैं जहाँ पे रह रहे हैं, हमारे सूरत सिटी के नज़दीक में ही क्रिप्को फर्टिलाइज़र कंपनी है, उसका मेनली जो प्रोडक्शन है दैट इज़ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र्स, और उसके लिए उसको अमोनिया बनाना पड़ेगा, और अमोनिया के लिए उसको N2 चाहिए। दे आर गेटिंग नाइट्रोजन फ्रॉम दी एटमोसफियर 365 डेज। ओके, पूरे साल में कभी भी वो प्लांट शट डाउन नहीं होता है। ओके, तो दोस्तों जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद सेकंड स्लाइड उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देन वी विल गो फॉर दी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी ऑक्सीजन। टेक अ फास्ट। Okay friends, after making of O2, now we have to learn about chemical and physical both the property of dioxygen। ओके, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, जो मेकिंग हमने पढ़ी उतनी ही मेकिंग डाइऑक्सीजन की है ऐसा नहीं है, लेकिन उतनी हमारे लिए एज पर एज दिस सिलेबस जरूरी है। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी बोर्ड एग्जाम प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पर्टिकुलर फॉर दिस चैप्टर NCERT की ही है, तो इतनी मेकिंग मैंने आपको कराई। एट द सेम टाइम जितनी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे मोस्टली वो सब तो इंक्लूड है ही, मतलब इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ आ जाता है, लेकिन जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं वो लिमिटेड है। जो भी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन एज अ रिएक्टेंट आ सकता है, दैट ऑल आर दी प्रॉपर्टी ऑफ दी ऑक्सीजन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी ऑक्सीजन। जो कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीजन एज अ रिएक्टेंट हो, वो सभी रिएक्शन ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टी कह जा सकती है। ठीक है, सो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी पे आगे बढ़ते हैं। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्सीजन, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हमको लिक्विड या सॉलिड में नहीं मिलता, गैस में मिलता है, जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं है, कोई स्मेल नहीं आती कभी ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। उसका कोई कलर भी नहीं है, ऑक्सीजन हमको दिखाई भी नहीं देता। सो डाइऑक्सीजन इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, कोई कलर भी नहीं है और कोई ऑर्डर भी नहीं है, और एट द सेम टाइम इन अ गैसियस फेज गैस में है। अभी आपने BOD और COD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सुना होगा। यस सर, H2O वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग BOD और COD कुछ कंसेप्ट है। सो इट्स सॉल्युबिलिटी इन दी वाटर
इज टू एक्सटेंड मैक्सिमम कहाँ तक हो सकती है 3.08 सेमी क्यूब और cc इज इक्वल टू ml 3.08 सेमी क्यूब और ml इन 100 सेमी क्यूब और ml वाटर। मतलब आपके पास आपका ये कोई कंटेनर और कंटेनर के अंदर 100 ml H2O के अंदर 100 cc H2O के अंदर मैक्सिमम 3.08 सेमी क्यूब और ml ऑक्सीजन डिजोल्व हो सकता है। ओके, वाटर 8 वो भी कौन से तापमान पे, जस्ट वाटर 8 293 केल्विन विच इज जस्ट सफिशिएंट फॉर द वाइटल सपोर्ट ऑफ द मरीन एंड एक्वेटिक लाइफ। ओके, तो इतना ही ऑक्सीजन 100 ml में डिजोल्व हो सकता है 293 केल्विन टेम्परेचर, बट वो सफिशिएंट है। किसके लिए सफिशिएंट है? जितनी भी स्पीसीज है जो वाटर के अंदर रहती है, ओके, इफ दे आर मरीन और दे आर एक्वेटिक, उनके लिए ये सफिशिएंट है, वो अपना ऑक्सीजन वहाँ से ले सकते हैं सॉल्यूबल ऑक्सीजन में से। ठीक है, अभी ऑक्सीजन जनरल तो हमको मालूम है गैसियस फेज में है, बट इसका जो ट्रांजिशन है लिक्विड टू सॉलिड और सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड, उसके लिए पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है जिसको हमको याद रखना है, दैट इज इट लिक्विफाइज एट 90 केल्विन एंड फ्रीजेस एट 55 केल्विन। ओके, और मेनली ज़्यादातर केस में मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, ऐसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पहले नहीं आते थे, लेकिन अभी नाउ 2 या 3 साल के पेपर आप देखोगे तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले हम यही बोलते थे एज ए टीचर आपको ये याद नहीं रखना है, लेकिन अभी ये ऑब्जर्व किया है ज़्यादातर जो थियोरिकल पोर्शन में इस तरह से नंबर होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर इट। देन ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप पॉसिबल है? जनरल ऑक्सीजन इज O16 दैट वी नो, and also we know the radioactive species of oxygen is O18, O16 and O18, और ज़्यादातर केस में जो मेजोरिटी है that is O16 और कम क्वांटिटी that is O18, लेकिन उसके अलावा O17 भी है। See, oxygen atom has 3 stable isotopes O16, O17 and O18. Okay, O18 is radioactive in less quantity, O60 is general oxygen in a very heavy quantity, सबसे ज़्यादा यही है, you can say यही है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, then ज़्यादातर केस में हमने ऐसा चुना जितने भी डाई मोलिक्यूल है, बाई मोलिक्यूल है या फिर उससे भी ज़्यादा मोलिक्यूल है, पॉली मोलिक्यूल है, ज़्यादातर उसके केस में उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात आती है तो हम बोलेंगे वेदर इट इज़ डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। जहाँ पे भी ड्यूल इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी इससे पॉसिबल सेल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो यहाँ पे टोटल मैग्नेटिज्म 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग एक दूसरे के डिफरेंट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। ओके, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2, 8 into 2 is equal to 16 ऑक्सीजन। अभी ये नंबर कैसा है? दिस इज इवन नंबर। O2 के टोटल इलेक्ट्रॉन दैट आर इवन नंबर। अगर ये इवन नंबर है तो फिर पूरी पॉसिबिलिटी है दैट विल बी डायमैग्नेटिक, वहाँ पे कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। लेकिन आपने दोस्तों MOT में पढ़ा है इन योर 11th साइंस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में आपने पढ़ा है, जब उसकी अब अरेंजमेंट कर रहे थे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, लास्ट के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाते थे। दैट्स वाई, इसीलिए हमको ये याद रखना है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 इज यूनिक। यूनिक क्यों है? इन बीइंग पैरामैग्नेटिक इन स्पाइट ऑफ हैविंग इवन नंबर इलेक्ट्रॉन, उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दे आर इवन, दे आर 16, तो दे आर पैरामैग्नेटिक, इसलिए वो यूनिक है। वो कैसा होना चाहिए? डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बट पैरामैग्नेटिक है। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर, और 11th साइंस में आपने ये पढ़ा भी है। उसके साथ दोस्तों आफ्टर द फिजिकल प्रॉपर्टी, इतनी फिजिकल प्रॉपर्टी सफिशिएंट है हमारे सिलेबस के लिए। आफ्टर द फिजिकल प्रॉपर्टी नाउ इट्स टर्न टू केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज नथिंग बट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई रिएक्शन में ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट लिबरेट होता है देन दैट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द ऑक्सीजन, वहाँ दैट इज द मेकिंग ऑफ ऑक्सीजन।
मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले यह बताया कि सर जहाँ पे ऑक्सीजन दिखाई दे दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ रॉन्ग। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी वो है जहाँ पे ऑक्सीजन एज अ रिएक्टेंट यूज़ हो रहा है, अगर एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज़ द मेकिंग ऑफ द ऑक्सीजन। सो जितने भी रिएक्शन है जहाँ पे ऑक्सीजन, आई रिपीट, जितने भी रिएक्शन है जहाँ पे ऑक्सीजन एज अ रिएक्टेंट यूज़ हो रहा है दैट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टी किस टाइप की होगी, वो ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। ऑक्सीजन इज द सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज वेरी मच रिएक्टिव। वो सभी के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ नहीं कर सकता, ज़्यादातर केस में वो इनर्ट मेटल है, गोल्ड एंड प्लेटिनम, एंड इनर्ट गैसेस है, सम नोबल गैसेस उसके साथ, सम मतलब ये नोबल गैसेस में भी किसी के साथ तो रिएक्शन करता होगा, दैट्स जेनॉन, जेनॉन के साथ रिएक्शन हो सकती है। गोल्ड के साथ सर नहीं होती तो फिर ये क्यों होता है, जैसे जब हम नया गोल्ड परचेज करते हो मस्त शाइनिंग वाला रहता है एकदम, आफ्टर सम ईयर्स उसकी शाइनिंग इतनी नहीं रहती, वो थोड़ा डल हो जाता है, दैट्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। बट अगर आप कंपैरिजन करो, आप कोई आयरन का टुकड़ा लेते हो और उतना ही गोल्ड का टुकड़ा है आपके पास, तो इसकी शाइनिंग कम होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ये एक सीजन में इसका पूरा कलर चेंज हो जाएगा, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स ऑक्सीजन। ओके, तो सभी के साथ रिएक्ट करेगा। देन अभी ज़्यादातर केस में जब भी ऑक्सीजन किसी के साथ जॉइंट होगा, जब भी रिएक्शन करेगा तो एनर्जी विल लिबरेट, एनर्जी क्या होगी, लिबरेट होगी, सो दैट उससे क्या होगा, सो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी रिमूव हो रही है। फिर भी जब भी आप ऑक्सीजन की कोई रिएक्शन इनिशिएट करना चाहते हो तब आपको उसको अलग से एनर्जी देनी पड़ती है। वाई, आई रिपीट, अगर ऑक्सीजन किसी के साथ रिएक्ट करता है देन एनर्जी रिमूव होती है, मतलब एनर्जी उत्पन्न होती है। उससे क्या होगा, दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ऐसे बता सकते हैं। इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, अपने आप से अगर वो एनर्जी लिबरेट करने वाला है तो उसको अलग से एनर्जी क्यों चाहिए, फिर भी इन द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी चाहिए, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस ओ डबल बॉन्ड। ओके, पहले ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए देन रिएक्शन आगे बढ़ेगी, और ये ड्यूअल बॉन्ड है, इसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी देन बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, सो दैट वी हैव टू इम्प्लांट सम एनर्जी और हियर आफ्टर देन he is ready to give the reaction. So see, dioxygen directly react with nearly all metals and non-metals. Exception है, what is the exception? Some metal like Au and Pt and some noble gases. Okay, its combination with other elements is often strongly exothermic. ज़्यादातर केस में ये exothermic reaction ही होगी, which helps in sustaining the reaction. फिर भी however to initiate the reaction some external heating is required. as I told you, इसकी ज़रूरत क्यों है, to break down the bond between both oxygen molecule required as bond dissociation enthalpy of oxygen या ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, and that dual bond is high. उसकी बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, कितनी है, 493.4 किलो जूल पर 1 मोल। क्लियर। अभी यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टी शुरू होगी। सर अगर NCERT और बोर्ड एग्जाम में राइटिंग में ये क्वेश्चन आया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ O2 तो क्या लिखना है या नहीं लिखना है, ये रीज़न है, इससे हमको केमिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। बट इफ दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन 3 और 4 मार्क, अगर 2 मार्क में आया है सॉरी, तो आपको नहीं लिखना है, डायरेक्टली रिएक्शन से लिखनी है, दिस इज दी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन, और ये करके कुछ रिएक्शन लिख दो। बट ये 3 या 4 मार्क में है तो फिर आपको ये रिएक्शन क्यों होती है, कैसी होती है और किसके साथ होती है ये भी लिखना पड़ेगा इफ योर क्वेश्चन आस्क्ड इन 3 और 4 मार्क्स। ओके, सी नाउ here some reaction of oxygen, you can see some of the reaction of the dioxygen with metals, non-metals and other compounds are given below. हमको नीचे दे रखी है, which is 2 calcium plus O2 gives twice CaO, 4 aluminium plus 3 O2 gives alumina,
phosphorus plus 5O2 gives phosphorus pentoxide, C plus O2 gives carbon dioxide, ZnS plus 3O2 gives ZnO plus SO2। दोस्तों आपने ये रिएक्शन भी मेरे ख्याल से 10th में पढ़ रखी है। जब आप 10th में मेटल प्रॉपर्टी ओके मेटल वाला चैप्टर आपने जब पढ़ा था, तब आप ये Zn सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर रोस्टिंग रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। देन दिस इज दी रिएक्शन ऑफ CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2, ये भी आपने 11th में पढ़ी है। ये तो लिमिटेड एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे, इतने ही एग्जाम्पल मैंने आपको दिए जितने NCERT में है। उसका मतलब ये नहीं है ऑक्सीजन इसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं कर सकता, बट जैसे मैंने पहले आपको बताया ये हमारे लिए जितना सिलेबस दे रखा है दैट इज़ लिमिटेड। अगर आप अपने से भी कोई ऐसी रिएक्शन लिखना चाहते हो जहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, यू कैन राइट डाउन। सी अभी मैं कोई एक एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ, मुझको वो रिएक्शन लिखनी है तो मैं लिख सकता हूँ। सपोज मुझको लिखना है C2H6 प्लस O2 इथेन प्लस O2, देन आई विल गेट CO2 प्लस H2O। खाली इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। क्लियर। अभी सम कंपाउंड आर कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज, कुछ कंपाउंड है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो करेंगे लेकिन स्लो करेंगे, थोड़ा भाव खाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका भाव कम करना पड़ेगा। कैटालाइट की हमको जरूरत पड़ेगी, कैटलिस्ट की सॉरी। सो in the presence of vanadium pentoxide catalyst, sulfur dioxide plus O2 will give trioxide. This is the oxidation reaction of sulfur dioxide. At the same time, HCl plus O2 in presence of CuCl2, you will get Cl2 plus H2O. Okay. So some compounds are catalytically oxidized, इसको भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं। ओके। सो दोस्तों जितना हमारे लिए ज़रूरत थी उतनी मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन के यूजेस मिल रहे हैं जो आपको पढ़ना है पहले से। कल के लेक्चर में जितने भी ऑक्सीजन के यूजेस है तो यूज़ ऑफ ऑक्सीजन उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक होमवर्क में नहीं लिखना है लेकिन उसको पढ़ना जरूर है। क्लियर। ओके। जल्दी से ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन। क्लियर।